नाज़रीन, लेबनीज आर्मी के कमांडर ने कहा है कि लेबनान जो है वो मोस्ट डिसाइसिव फेज से गुजर रहा है अपनी हिस्ट्री के, और ये डिसाइसिव फेज जो है इन टर्म्स ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन, इजराइल की जो मुसलसल बमबारी है, इजराइल के जो मुसलसल अटैक्स हैं और इजराइल जो नई ऑक्यूपेशन कर रहा है, ये हमारे लिए मोस्ट डिसाइसिव फेज है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वेस्ट ने ईरान के खिलाफ बहुत ज्यादा एस्केलेशन की है। अगर कोई निगोशिएशंस, कम्युनिकेशंस और कोई अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती थी तो वो अब बिल्कुल नहीं होने जा रही हैं, और जो सारी इस नौयत की एफर्ट्स थी उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है, बल्कि ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस और मजीद एक ऐसी कैंपेन के जिसमें वॉर को जो जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ईरान ने कहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर मोर प्रिपेयर्ड देन वी वर इन द जून। जितना हम जून में तैयार थे उससे भी ज्यादा हम तैयार हैं, हमारे मिसाइल जो हैं वो जून से भी ज्यादा पावरफुल हैं और हमारी कैपेबिलिटीज पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हम जो सरेंडर डिमांड है इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, थे और रहेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे पर जंग मुसल्लत की जा रही है हम इसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। गजा में अक्रॉस द स्ट्रिप नाज़रीन इस वक्त बमबारी देखी जा रही है। सेंट्रल गजा में, साउथ गजा में, रफा के अंदर वहां पर बमबारी देखी जा रही है। इजरायली जो त्यारे हैं वो बमबारी कर रहे हैं, इजरायली टैंक्स जो है वो गोले बरसा रहे हैं, इजरायली जमीनी फौज जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रही है, और कैजुअलिटीज इस वक्त रिपोर्ट हुई हैं, शहादतें इस वक्त रिपोर्ट हुई हैं, और वेस्ट बैंक की भी यही सूरत हाल है। वहां पर शहादतें हो रही हैं, डिस्प्लेस किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है घरों को। और आज जो ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट दी है वेस्ट बैंक के हवाले से, ह्यूमन राइट्स ने यह कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट लेवल है वेस्ट बैंक का वो भी ऑन द लेवल ऑफ वॉर है। यानी ऐसा नहीं है कि दो चार घरों में या एक आध मोहल्ले को जब डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी जितनी वॉर के अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे गजा में प्रॉपर वॉर है ना, तो वॉर में जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वेस्ट बैंक में भी जो डिस्प्लेसमेंट का स्केल है वो कोई चंद हमलों वाला नहीं है, बल्कि वो वॉर लेवल का स्केल है। यानी प्रॉपर जंग जो है उस वक्त वेस्ट बैंक में मुसल्लत की हुई है, और जिसको रोकने के लिए इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा, इसके साथ नज़ीर एक और बहुत बड़ी चीज हुई है, मागा और इसराइल का एक और फटा पड़ गया है। अच्छा, माइक हॉकवे जो कि इजराइल में अमेरिका के एम्बेसडर हैं और वो बहुत ज्यादा अमेरिका से ज्यादा इजराइल के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल, तो माइक हॉकवे ने एक शख्स से, एक इजरायली से मुलाकात की है, और ये इजरायली कौन है? ये फॉर्मर मोसाद का स्पाई है, और ये किसके ऊपर जासूसी करता रहा है? CIA के ऊपर। सुनने में अजीब लगता है, अमेरिकन के भी सामने अब जब ये चीजें आ रही हैं तो उनको भी अजीब लग रहा है। मोसाद का स्पाई CIA की जासूसी करता रहा और फिर पकड़ा गया, और फिर क्या हुआ कि ये 30 साल, 30 ईयर्स, 3 डेकेड्स ये अमेरिकन जेल में रहा है। और फिर नेतन्याहू और इजरायली लॉबी और एप्स्टीन का उसमें किरदार था, इन्होंने मिलकर जो है वो इस शख्स को रिलीज करवाया। और जब ये इजराइल पहुंचा और इजराइल इसका जहाज लैंड होता है, और स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ प्राइवेट बड़े जहाज के अंदर इसको लाया गया इजराइल वापस। और जब ये लैंड होता है तो सबसे पहले उतर कर जब वो जमीन पर बोसा देता है, काइंड ऑफ, ठीक है ना, नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर इसके इस्तकबाल के लिए गया। तो दुनिया में और कोई नहीं है जो CIA के ऊपर जासूसी कर रहा हो, चाहे वो बर्तानिया का कोई एजेंट हो, चाहे फ्रांस का हो, और उसको जेल भी हो जाए और फिर वो रिहा भी करवा के ले जाए। तो ये किया, अब वो चीजें सामने। तो माइक हॉकवे ने उस शख्स से जब मुलाकात की है, और उस स्पाई ने उल्टा जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के ऊपर तनकीद की है खुलकर कि ये जो है अरब्स के ज्यादा करीब हो रहे हैं। तो मागा जो है वो सीकिंग आंसर्स कि माइक हॉकवे ने उस शख्स के साथ जो मुलाकात क्यों की है। तो ये फटा जब वहां पर फटा हुआ, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो यूक्रेन का मामला है वो बड़ी ही क्रूशल स्टेज के ऊपर पहुंच गया है। जंग जारी थी, जंग एस्केलेट हो रही थी, यूरोपियंस का कोई इरादा नहीं जंग रोकने का, और मजीद वो एस्केलेशन और वेपन फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, सो ऑन। लेकिन अचानक क्या हुआ? ट्रंप एक प्लान लेकर आ गए, यूरोपियंस को पता ही नहीं है। अब ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ये चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की विद इन फ्यू डेज, 2-4-5 दिन के अंदर अंदर, या काइंड ऑफ आप कह लें कि आज फ्राइडे है तो अगले वीक के अंदर अंदर साइन करें इस एग्रीमेंट के ऊपर। यानी वो एग्रीमेंट जिसमें टोटल सरेंडर है उसको 2-4 दिनों के अंदर अंदर साइन करें। अच्छा, अब आप देखिए कि अमेरिका और यूरोप ने यही टैक्टिक जो है वो बाकी दुनिया के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। एक चीज खुद ही ड्राफ्ट करना और उसको इंपोज कर देना। जैसे आप देख रहे हैं गजा पर अमेरिका ने ड्राफ्ट किया और कहा कि सारे इसको माने। जैसा कि आप देख रहे हैं ईरान के ऊपर इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर एक जो है वो रूल्स इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, डिसआर्मामेंट इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। तो थ्रू आउट द डेकेड्स अमेरिका और यूरोपियंस ने इसी तरह से दुनिया के ऊपर अपने फैसले इंपोज किए हैं। पहली बार यहां पर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री, कि अमेरिका अपना फैसला यूरोपियंस के ऊपर इंपोज कर रहा है। यूरोपियंस इस फैसले से खुश नहीं है, बल्कि वो सकते में दे आर इन शॉक कि ये क्या हुआ है। लेकिन अमेरिका अपना फैसला इस अंदाज में इंपोज करने जा रहा है, 2-4 दिनों के अंदर साइन करो, यानी इतनी बड़ी जंग।
और ये जंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फैसला करेगी। इस अगर एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो जाते हैं तो पुतिन और उसके इत्तेहादी चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, दे ऑल सपोर्टेड रशिया, इवन यमन ने अपनी फौजें भेजी। तो ये जो रशिया और उसके इत्तेहादी हैं और ब्रिक्स है, वो इसमें से पावरफुल होकर निकलेगी, विक्टोरियस होकर निकलेगी, और जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं वो इस जंग के साथ बदलेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये साइन करो, और यूरोप अगर साइन करता है तो मुकम्मल सरेंडर है। और देखें इसमें सबसे बड़ा लूजर कौन है? यूरोप, जिसने अमेरिकन प्रेशर के ऊपर जंग शुरू की और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, अपनी इकोनॉमी को मजीद डैमेज किया, बदले में क्या हासिल किया? इमिग्रेशन, ठीक है ना, बदले में इमिग्रेशन हासिल की। और आज जब यूक्रेन का सरेंडर होने, यूक्रेन तो वैसे लूजर है ही है ना, वो तो कभी जीत ही नहीं सकता। तो अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका भी, अब अमेरिका अचानक से सालिस बन गया ना, ये अमेरिका की भी डिफीट है, चाहे वो कुछ भी कहता रहे, क्योंकि ये जंग बुनियादी तौर पर अमेरिका ने छेड़ी थी। अमेरिका ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया यूरोपियंस को, और इवन 2023 में गालबन शुरू के अंदर ही ज़ेलेंस्की जो है वो इस्तांबुल में जाकर साइन करने वाले थे, बाइडेन ने रोका, ठीक है ना। तो ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की जंग थी जिसको यूरोपियंस ने गोद लिया, और यूरोपियंस बहुत बड़े लूजर क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत डैमेज हुई। और इमिग्रेशन जो वहां से हुई वो अमेरिका थोड़ी हुई, वो तो यूरोपियंस में हुई, और वहां पर फार राइट भी आगे बढ़ा। तो अब जैसे वो कह रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो इस जंग ने उनको बहुत डैमेज किया, तो अब अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ रहा है। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल, यानी इतनी बड़ी जंग, और वो कह रहे हैं अभी अभी खत्म करो, अभी साइन करो। तो ये इससे बड़ा कोई सरेंडर जब हो नहीं सकता है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है और रशिया इसमें से जीत कर निकलता है, तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और सो ऑन, ये सारी बातें हो रही हैं, ये आगे बढ़ेंगी। तो द डिफीट इन यूक्रेन में अगर इनको होती है तो फिर डिफीट इन मिडिल ईस्ट भी होगी। नज़ीर, लेबनीज कमांडर ने यह कहा है कि हमारा जो मुल्क है वो डिसाइसिव फेज में है, ये हमारी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा है जो इजराइल की ऑक्यूपेशन हो रही है लेबनीज टेरिटरी की, और मुसलसल जो हमले होते चले जा रहे हैं, इस वजह से हम मुश्किल तरीन फेज में है अपनी हिस्ट्री के। और ये डिसाइसिव फेज है कि हमने करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इजराइल हमारे लैंड ले रहा है और हमारे लोगों को जब मार रहा है। अब ये लेबनीज कमांडर का स्टेटमेंट आ रहा है। ऑन गोइंग इजरायली अटैक्स हैं और वायलेशंस हैं और शहादतें हो रही हैं और जख्मी हैं, और इजरायली जो वायलेशंस हैं उसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और सीज फॉर एग्रीमेंट जब वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका है। तो आप देखें ना, ये प्रेशर अंदर बढ़ रहा है। भाई देखें, आपकी लैंड वो छीन कर जा रहे हैं, रोजाना वो अटैक्स करके आपके लोगों को मार रहे हैं। तो गवर्नमेंट कब तक इस चीज के पीछे छुपेगी कि इसकी कसूरवार हिजबुल्लाह है? ऐसा बोगस नैरेटिव कौन मानेगा जब आज पूरी अरब स्ट्रीट रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है? तो इस बोगस नैरेटिव को कौन तस्लीम करेगा? तो ये थोपा नहीं जाएगा। उल्टा लेबनीज गवर्नमेंट की अप्रोच लेबनान को मजीद क्राइसिस में लेकर आई है और मजीद क्राइसिस की तरफ लेकर जाएगी। तो उनको बोल्ड और करेजियस डिसीजन जब लेना पड़ेंगे और रीजन की मदद मांगे। टर्की, बाकी सऊदी अरेबिया, ये मुल्क इनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और हिजबुल्लाह ने सऊदी अरेबिया को मैसेज भेजा, लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो है उसको भी इनकार कर दिया। अब ईरान के खिलाफ बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो गई है पिछले घंटों के अंदर। और आईएईए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो इजराइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने अभी तक कंडेम नहीं किया है ईरान पर हमले को। हालांकि किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ईरान में बनाया गया, लेकिन इस इदारे ने कंडेम नहीं किया। ठीक है, अब ये फिर जो है वो ईरान में एक्सेस आ रहा है, जिसको ईरान ने कहा कि ये काइंड ऑफ ये सूरत हाल है कि राइटिंग द डैमेज रिपोर्ट फॉर द एनिमी, कि अब वो उन साइट्स में जहां पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, ये कह रहे हैं हमें वहां पर एक्सेस दी जाए। यानी ये तो ये सूरत हाल है कि वो देखना चाहते हैं कि उनके बम जो है वो कितने इफेक्टिव साबित हुए, क्या वहां पर कोई चीज बच तो नहीं गई। क्योंकि अमेरिका अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे सका। ट्रंप बार बार कहता है कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उनको खतरा यह है कि भाई देखें, ईरान का ट्रस्ट तो ब्रेक हो गया, तो अब उनको खतरा यह है कि ईरान कहीं पहले तो नहीं बना रहा था, खुद अमेरिका ने कहा नहीं बना रहा था। सीआईए की रिपोर्ट थी जिसको ट्रंप ने रिजेक्ट किया। आईएईए कह रहा था कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा। अब वेस्ट को सबसे बड़ा खतरा यह है कि भाई ईरान का ट्रस्ट तो ब्रेक हो गया, अब ईरान कहीं खुफिया तौर पर बना तो नहीं रहा। और आईए को निकाल दिया जो है ईरान ने। आईए अंदर था तो उनकी सारी सर्वेलेंस हो रही थी, तो अब वो भी अंदर नहीं है। तो ईरान पता नहीं क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, इनको कुछ पता नहीं है, अंधेरे में है। तो अब इनको जो है ना वो चैन नहीं पड़ रहा, और ईरान ने कहा कोई हम इनको एक्सेस जब नहीं देने जा रहे। तो ये बड़ा यानी कि आप कह लेंगे क्रूशल मोड के ऊपर हम पहुंच गए। कोई अलाउ नहीं करेंगे उन साइट्स के ऊपर जिसमें अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। और तेहरान इज फ्यूरियस, गुस्से में है, एंड के एजेंसी ने अभी तक कंडेम नहीं किया इजरायली हमलों को और अमेरिकन हमलों को। न्यूक्लियर फैसिलिटी दुनिया में कहीं भी हो, रिगार्डलेस किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक होगा, आईएईए को कंडेम करना है, उसने नहीं किया। और फिर मिसाइल्स के ऊपर वेस्ट नेगोशिएशन चाहता है। कहते हैं जी ईरान अपने मिसाइल्स की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर कर ले, यानी वो इजराइल तक पहुंच ही ना सके। बिल्कुल ईरान उसने कहा ये हमारी रेड लाइन है, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस पर तो हम बात भी नहीं करेंगे। शोइंग
द साइट्स वुड बी लाइक हेल्पिंग द एनिमी राइट द डैमेज रिपोर्ट, कि वो आए और जरा देखेंगे वो कितना डैमेज हुआ कितना नहीं हुआ। ईरान डन प्लेइंग नाइस, बस बहुत हो गया, अच्छा प्लेइंग नाइस जो है ना वो इस तरह से बिहेव करना बहुत अच्छा हो गया, अब दूसरा रूप हम दिखाएंगे। सो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर इवन मोर प्रिपेयर्ड इन द कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस वॉर, उससे ज्यादा हम प्रिपेयर हैं और पिछली जंग ईरान ने जीती है। हमारे मिसाइल जो हैं वो बेटर पोजीशन में हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी, तादाद में भी ज्यादा हैं, एंड क्वालिटी वाइज, क्वालिटी वाइज दोनों में बेटर पोजीशन में मिसाइल हैं। हमने बहुत सारे लेसन 12 दिन की जंग से सीखे हैं, हमने अपनी कमजोरियों को सीखा है, हमारी कमजोरियां क्या है उसका हमें इदराक हुआ है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कहां पर जाकर हिट करना है इसका हमें इदराक हुआ है, इजराइल की वीक पॉइंट्स क्या हैं ये हमें अच्छे तरीके से पता चली है। वी हैव वर्कड ऑन ऑल ऑफ दैट एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड, तो हमने इन तमाम चीजों के ऊपर काम किया है एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड। इट डज नॉट मीन वी वांट वॉर, और इस तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हम जंग चाहते हैं, बट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द वॉर इज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। लेकिन असल बात यह है कि जंगों को प्रिवेंट करने का भी तरीका यह है कि जंग की तैयारी करके रखो ताकि एक डेटरेंस हो। और फिर उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और यूरोपियन जो हैं वो किस तरह से वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को इग्नोर कर रहे हैं जो इजराइल के पास है, जो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, पूरे रीजन को तबाह कर सकते हैं, उन वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है हमारे वेपन्स के हवाले से, ठीक है ना, और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से हम तो उसको जायज नहीं समझते, ठीक है ना, सो ऑन, ये सारी बातें उन्होंने की है। तो ये एस्केलेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये जो एंटिटी है ये अब सब जान चुके हैं, ये कोई प्रॉपर कंट्री नहीं है, कोई प्रॉपर कंट्री जो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ता है, अपने डिफेंस के लिए लड़ता है, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ता है, अमन कायम करना चाहता है, उसका ये बिहेवियर नहीं होता। प्रॉपर कोई कंट्री इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता। तो ये एक एंटिटी है जो बनाई ही डर्टी वर्क के लिए गई, और इससे वो मजीद डर्टी वर्क करवाएंगे जब तक ये रहेगी, ये इसी पर्पस के लिए रहेगी। देखिए ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर नाज़िम बना था, तो वेस्ट ने यानी पहली बार आलमी सतह पर ये हुआ कि रूल बेस्ड ऑर्डर होगा, इंटरनेशनल लॉ होगा, ये रूल्स हैं, हमला नहीं होगा, बॉर्डर सोवरेनिटी मान ली गई। लेकिन वो जो एक ऐसी ताकत जो किसी के कंट्रोल में ना हो, तो वो तो वेस्ट को चाहिए थी, यानी देखें उनकी पीछे लेगेसी तो यही थी, तो इसके लिए उन्होंने ये एंटिटी क्रिएट की। तो इसका जो कोलैप्स है वो उस यानी कि आप कह लें कि वेस्टर्न ऑर्डर का भी कोलैप्स होगा। एक धचका अगर उनको यूक्रेन में लगता है तो दूसरा बहुत बड़ा जो है वो यहां मिडिल ईस्ट में लगेगा इस एंटिटी की डिफीट के साथ। नेतन्याहू ने कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं फलस्तीनी स्टेट को एज कंडीशन फॉर सऊदी डील। नेतन्याहू ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो लिंक नहीं की जा सकती फलस्तीनी रियासत के साथ, तो ये तो मतलब ऐसा नहीं। सऊदी अरेबिया जो है उसने वाज़ेह तौर पर कहा है और मजबूरी में कहा है या जैसे भी कहा है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पा रहे ना इस वक्त होने जा रही। तो अब नेतन्याहू कह रहा है जी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, फलस्तीनी रियासत हम नहीं बनने दें, उसको ना बनने दे। तो अल्टीमेटली ये मामला जब वो इसी तरह से हल होगा, इजरायली तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और अभी इसने कहा कि मेरी मार्को रूबियो से बात हुई है और मार्को रूबियो ने मुझे यकीन दिलवाया कि इजराइल की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है, एयर सुपीरियरिटी है, वो बरकरार रहेगी डिस्पाइट कि हमने जेट्स सऊदी अरेबिया को दिए। तो ये बस सब बातें हैं जो सुपीरियरिटी है वो चैलेंज कर दी है सऊदी अरेबिया ने ये जेट्स लेकर। अच्छा, इसमें ये बात ठीक है कि मिसाल के तौर पे अगर ये 2-3 साल में जेट्स मिलते हैं तो हो सकता है तब तक अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बना ले, तो 6th जनरेशन जब फॉर इजराइल को मिल जाएंगे तो इससे सऊदी अरेबिया के पास 5th होंगे, 5th जनरेशन, और इजराइल के पास 6th जनरेशन होंगे। तो ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए जो आज गैप है या पिछले कई दहाइयों से जो गैप चला आ रहा है वो तो नहीं हो सकता ना, चाहे वो 6th जनरेशन ही ले आए भाई F-35, वो 6th जनरेशन ठीक है, वो ज्यादा होंगे, कैपेबल होंगे, लेकिन ये गैप नहीं होगा कि इजराइल दंदराता फिर रहा। और फिर ऑप्शंस खुले हुए हैं, यहां दुनिया आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ हर वीक हर दिन तब्दील हो रही है, ऑप्शंस खुले हुए हैं। चाइना 6th जनरेशन बना रहा है और कुछ कहते हैं वो बना चुका है और अमेरिका अभी 2028 में बनाएगा। तो अगर चाइना अपने 6th जनरेशन लेकर आ गया तो ये जो अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है ये बकायदा उसका भी खात्मा होगा। तो अगर अमेरिका सुपीरियर नहीं है तो इजराइल कैसे सुपीरियर होगा? और फिर टर्की बना रहा है अपनी, तो दुनिया तो तेजी के साथ तब्दील हो रही है, ये वाली बदमाशी ये नहीं चलने वाली। तो वो सब बातें करते रहे। माइक हॉकबे मिला है उस स्पाई को जिसने CIA और यानी अमेरिका के खिलाफ काम किया और जेल में रहा, कन्विक्टेड ऑफ अमेरिका। हॉकबे हेल्ड मीटिंग एट US एम्बेसी विद अमेरिकन हु स्पायर्ड फॉर इजराइल, और उसको बुलाया भी कहां? अमेरिकन एम्बेसी में, यरूशलेम के अंदर। माइक हॉकबे कंफर्म्स ही मेट विद कन्विक्टेड स्पाई। खुफिया मुलाकात थी, लीक हो गई, अब उसने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाइट हाउस वाज अनअवेयर ऑफ US एम्बेसडर टू इजराइल मेट विद कन्विक्टेड स्पाई। अच्छा, उसने उधर भी नहीं बताया, तो व्हाइट हाउस कह रहा है हमें पता भी नहीं था ये मुलाकात हो रही है। हॉकबे होस्टेड एक्स स्पाई जोनाथन पोलार्ड फॉर मीटिंग एट US एम्बेसी। ही इज आउट ऑफ कंट्रोल। मागा डिमांड्स आंसर्स आफ्टर ट्रंप एम्बेसडर माइक हॉकबे खुफिया तौर पर यह मिला विद द स्पाई हु